अभी हम लोग अभी केन बेतवा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो रिवर प्रोजेक्ट है उसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसमें अमित भटनागर जी हैं जिन्होंने कि इसको एक आवाज़ दी है, एक मुहिम दिया है और एक दिशा दी है कि जो इसमें समस्याएं आ रही थी, जो सरकार की तरफ से जो जिस तरीके से क्रियान्वयन किया गया उसमें जो समस्याएं आई उनको लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसमें से ज़्यादातर समस्या ऐसी हैं कि जिसका निराकरण हो नहीं पाया। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सारे लोग गाँव के अलग अलग हिस्सों से, जैसा बताया गया है, गाँव से लोग आए हैं, इनके साथ बैठे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बात इस तरीके से कहने को मजबूर हुए हैं चूँकि इनकी बात नहीं सुनी गई है अब तक। लगभग फरवरी से ये मसला चला आ रहा है, अप्रैल में भी हुआ था जैसा कि हम लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ तक बात नहीं ठीक तरीके से पहुँच पा रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ, खुद से लोगों को स्थिति को समझने आया हूँ कि क्या बात है और क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से इन्हें लगता है कि इसका निराकरण हो सकता है। तो अमित जी धन्यवाद आप। और ये एक और बात बता दूं, ये अभी भूख हड़ताल पे हैं, मेरे ख्याल चौथा या पाँचवा दिन है आज चौथा दिन है, फिर भी इन्होंने हमें समय दिया है और ये इनके अंदर की एनर्जी और इन लोगों का साथ है जो कि इनको भी साहस दे रहा है, और ये सब लोग इनके साथ हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और आप कैसे इससे जुड़े हैं, आप यहीं के हैं या क्या? बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जी, मेरा नाम अमित भटनागर है और मैं बिजावर का हूँ। बिजावर वो तहसील है जहाँ पर ये कैन बेतवा लिंक परियोजना का ढोणन बांध बन रहा है, इस परियोजना का जो कि मुख्य बांध है। और इसमें छतरपुर ज़िले के 14 गांव जो है विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें 10 गांव डूब में जा रहे हैं और 4 वन को भूमि देने के एवज में, जो वन की भूमि जा रही है उस एवज में 4 गांव डूब रहे हैं, जो है विस्थापित हो रहे हैं। और 7 गांव जो हैं वो पन्ना के, अगर अपन गहराई से देखें तो, और इसमें 10 गांव डूब रहे हैं और 13 गांव जो है वो जा रहे हैं उसमें वन को भूमि देने हैं, जिसमें 2 गांव ऐसे हैं कि जो छतरपुर ज़िले के जो आधे डूब में भी हैं और आधे जो है वो वन विभाग को जमीन दे रहे हैं। तो इस तरह से 21 गांव हैं। और ये परियोजना का जो सोर्स है जिसको लेके हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि इसका सोर्स जो है, जो ये कहता है कि इतना पानी है, वो सोर्स की प्रमाणिकता सरकार नहीं बता पाई है और वो सोर्स बहुत पुराना है। ये जो केन नदी का सोर्स है, में एक्सेस पानी है, ये जो बात कह रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बात कही गई कि इतना पानी है कि हम 10 लाख समथिंग हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित कर देंगे और कुछ लाख लोगों को जो लगभग 62 लाख के आसपास 62 लाख लोगों को इसमें हम पानी दे देंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को। तो ये बात जो कही जा रही है कि उतना पानी ही है, तो उसका सोर्स क्या है ना? वो सोर्स गवर्नमेंट बताए तो गवर्नमेंट वो सोर्स नहीं बता पा रही है। और वो सोर्स एक उन्होंने जो दिया है वो 2003 का एक कोई सर्वे है, उसके आधार पे, लेकिन 2003 से लेके जब तक ये बांध बनेगा 2032, और आज की डेट में भी देखें तो 2026, ये 23 साल पुराना सोर्स है और जो कि काफ़ी पुराना है। उसके बाद से बुंदेलखंड में काफ़ी मौसम परिवर्तन हुआ है पूरे देश में, बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा, खासतौर से ये कैन नदी के तट पे, और कई परियोजनाएं भी बनी हैं, छोटी बड़ी मध्यम परियोजनाएं भी बनी हैं, तो ये सोर्स प्रभावित हुआ। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई नया सोर्स नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें एक बड़ा पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। 46 लाख पेड़ हैं जो जलमग्न हो जाएंगे या काटे जाएंगे। 46 लाख पेड़ हैं। और इसकी भरपाई कितने? इसकी भरपाई, जंगल के पेड़ की भरपाई कैसे आप करेंगे? जंगल, देखिए, आप पेड़ के बदले पेड़ लगा सकते हैं कुछ, और वो भी गवर्नमेंट लगा नहीं पाई। कुछ हज़ार पेड़ के बदले कुछ हज़ार पेड़ नहीं लगा पाई है, वो कहीं भी नहीं लगा पाई है। और लाखों पेड़ जो पहाड़ी पे हैं, है ना, जो सदियों से उगते आ रहे हैं, उनके बदले तो हो ही नहीं सकता है। और जंगल तो बनते हैं, वो मानव निर्मित है नहीं है, मानव की क्षमता
मानव की प्रवृत्ति पेड़ काटने की जरूर रही है, पेड़ लगाने की या जंगल लगाने की नहीं रही। और जंगल तो मनुष्य के बस में है भी नहीं, सरकार के बस में और नियत में दोनों में नहीं है, तो वो संभव नहीं है। दूसरा जो लताएं हैं जिनकी संख्या हम नहीं गिन सकते, हमारी काउंटिंग, मनुष्य की जो देखने समझने की जो क्षमता है वो प्रकृति से कहीं बहुत कम है। अभी हमारा उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम प्रकृति की ताकत को, शक्ति को आँक सकें, लेकिन हम जितना आँक पाते हैं, देख पाते हैं, कह पाते हैं, उसमें बहुत सारी लताएं, बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे 229 तरह की चिड़ियाएँ हैं, जिसमें गिद्ध हैं 7 तरह के, जिनका प्रजनन केंद्र यहाँ है, और 800 घोंसले वो जलमग्न हो जाएंगे, जो गिद्ध हमारे इस पूरे एरिया में कहीं नहीं है। जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो खराब हो गया है, बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। 29 तरह की मछलियाँ हैं, जिसमें मोहसीर मछली भी है, और कई ऐसी चीज़ें, स्पीसीज़ जो ख़त्म हो जाएंगी, जो कई स्पीसीज़ हम नहीं भी जानते हैं। एक विशेष तौर से यहाँ पर पाषाणकालीन शैलचित्र है, शैलचित्र भी है, शैलचित्र भी है, और यहाँ पर पूरी श्रृंखला है। उसके डूबने से वो पूरी श्रृंखला जो है वो नष्ट हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, और ये विश्व की धरोहर है। पर हमारी सरकारें जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, नहीं सुन रही है। उनकी अपनी जिद है, अपनी हट है, अपनी हठधर्मिता है। इसके साथ ही इसमें जो ये बात कह रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि एक नदी का पानी दूसरी नदी में जोड़ना, उनकी तासीर अलग अलग होती है, वो जलीय जीव के लिए खतरनाक होता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टि से और अगर अपन देखें तो एक कैन नदी नीचे बह रही है और बेतवा ऊपर बह रही है। अपेक्षाकृत नीची नदी को अपेक्षाकृत ऊपर नदी में ले जाना ये वो संभव नहीं है। ये लिंकिंग की बात कह रहे हैं कि आपस में जोड़ना, बेतवा का पानी तो कैन में आ नहीं रहा है, कैन का ही पानी जा रहा है, तो ये जोड़ना नहीं, ये तोड़ना है, कैन नदी को तोड़ के ख़त्म करके ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये लिंकिंग नहीं, लिफ्टिंग करेंगे, ये लिफ्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी ये नीची है, ये है। दूसरी बात ये कि ये नदी जोड़ परियोजना के सिद्धांत के भी विपरीत है। एक बड़ी नदी का एक्सेस पानी छोटी नदी में ले जाना, ये उसकी मूल भावना है, जबकि कैन नदी छोटी नदी है, इसकी जल अधिग्रहण क्षमता जो है लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर है, और बेतवा नदी इससे अपेक्षाकृत कहीं बड़ी नदी है, और लगभग दुगनी इसकी जल अधिग्रहण क्षमता 48,000 वर्ग किलोमीटर है, और लंबाई में भी ज़्यादा है, और दोनों में एक ही समय पानी रहता है। बारिश के समय इस नदी में भी पानी है, उसमें भी पानी है, दोनों फान में रहती हैं, और गर्मी के समय दोनों लगभग सूख जाती हैं, अविरल हो जाती हैं, उनकी धार टूट जाती है, अविरल नहीं रहती हैं। तो ये एक संकट है। इसके साथ साथ इस परियोजना के कारण हमारे आदिवासी बहुल बुंदेलखंड में आदिवासियों की संख्या बहुत सीमित है, और वो आदिवासी बहुल गांव को ही टारगेट कर रही है ये, और वो वहाँ से विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं, और या विस्थापित कर दिए भी गए हैं। उनकी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, और ये एक बड़ा संकट है। गवर्नमेंट जिस तरह से इसका पालन कर रही है, इनका जो जिस तरह से इस परियोजना को बढ़ा रही है, ये इसमें कानून की अनदेखी की गई है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो ये कहता है कि वन जीव के ऐसा कोई निर्माण जो वन जीव के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, लेकिन ये तो पूरे रिजर्व टाइगर को चौपट कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसके पन्ना बाद रिजर्व टाइगर जो है, हाँ, इसके बाद इसको अनुमति दी गई है वन जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे लेके और इसमें पर्यावरणीय जो विनाश है उसको भी सही तरीके से आकलन नहीं है। इसकी जो इसे लेके सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिसने इस परियोजना
को विनाशकारी भी बताया है और इसमें होने वाले विनाश को उसने बताया इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। एक बड़े जैव विविधता को ये नष्ट कर रही है और उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। उसके बावजूद सरकार इसको लेके चल रही है। उन्होंने इसे भयंकर विनाशकारी बताया। इसमें पर्यावरणीय और ये जो अनुमतियां मिली हैं, इन अनुमतियों पे भी उन्होंने सवाल उठाए कि अनुमतियां कैसे मिल गई, और इसमें उन्होंने इसे अवैज्ञानिक भी बताया और इसे में विकल्प की तलाश नहीं की है, ये भी उसमें लिखा है। इन सारी बातों के बाद भी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और उनकी सेंट्रल पावर कमेटी की सिफारिशें, इस सब की अनदेखी, किसी लोकतांत्रिक महत्वपूर्ण संस्थाओं की अनदेखी करके भी प्रधानमंत्री जी इस परियोजना का उद्घाटन करके गए। इसकी जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिली थी उसमें स्पष्ट रूप से ये था कि 2023 में ये मिली थी कि 1 साल के अंदर आप पूरी तरीके से लोगों को विस्थापित कर देंगे, तब यहाँ निर्माण कार्य आप यहाँ पर जारी करेंगे। निर्माण कार्य जारी हो गया है, लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है और लोगों को जबरन बेदखली की जा रही है, बिगर मुआवजा दिए, बिगर ये जाने की सर्वे में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ये भी जल्दबाजी में किया गया। ना ग्राम सभाएं हुई हैं, मतलब कानून का अनदेखी हो रही है, मानवीयता की अनदेखी हो रही है, लोगों को जबरन इसमें अधिकारियों, जब ऊपर से इतनी अनदेखी है तो अधिकारियों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है। जो अपात्र लोग हैं उनके नाम जोड़ दिए हैं और जो पात्र लोग हैं वो रह गए हैं। तो इतना सारे अत्याचार, और इसमें अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने आप को गलत को सही सिद्ध करने के लिए आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के और बच्चों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस अत्याचार के खिलाफ, उनका दमन किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, उनको बुरी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर मेरे ऊपर दर्जनों केस लगा दिए सरकार ने और लगातार एनएसए जैसी चीज़ों की कार्रवाइयों की धमकी मुझे मिल रही है। और हमारे 250 से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी साथी हैं, उनके ऊपर केस लगा दिए गए हैं कि आवाज़ ना उठाएं। और पुलिस लगातार गुंडों की तरह लोगों के घर घर, गांव गांव जाके लोगों को डराती है, धमकाती है। आंदोलन करना, आवाज़ उठाना किसी लोकतांत्रिक देश में एक गुनाह बन गया है। ये अपने आप में हम सब के लिए पीड़ा की बात है। मैंने तय किया था कि मैं मेरे स्वास्थ्य, क्योंकि अमरण अनशन कई बार की कि अमरण अनशन नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की इस तरह से गुंडागिर्दी से दुखित होकर मुझे मजबूरी में अमरण अनशन करना पड़ा। हमारा चिता आंदोलन भी इन्हीं तरह के दुख और परेशानियों के से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई आदमी जीते जी चिता में नहीं लेटना चाहता और किसी और को नहीं लिटालना चाहता, लेकिन हम सबके सामने एक मजबूरी है। कोई आदमी फांसी पे लटकना कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है, हम सबके सामने मजबूरी है कि हम सबका पानी रोक दिया जाता है, बिजली रोक दी जाती है, दवा रोक दी जाती है। हम सब किसी तरीके से गंदा पानी पीने को, यहाँ नदी का छान के बारिश में प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, बीमार होने को मजबूर हैं, पर हम दवा नहीं ले सकते क्योंकि पुलिस हमको प्रताड़ित करती है। इस तरह की प्रताड़ना और इस तरह की चीज़ों के बीच हमारा ये आंदोलन, हमारा ये संघर्ष या हमारा ये गलत और अत्याचार के खिलाफ विरोध शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से चल रहा है, पर सरकार इसे पूरी तरीके से अनदेखा, पूरी तरीके से दमन पर उतार। अभी तक जब ये दूसरे चरण में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, कोई पहल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, प्रशासन ने और सरकार ने जो कदम उठाए, मैं उसे पहल कहने में मुझे बहुत संकोच होता है, क्योंकि अगर पुलिस आदमी को डराए धमकाए कि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर फर्जी केस लगा देंगे, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को परेशान किया जाएगा, तो मैं इसे पहल तो नहीं कह सकता हूँ। मुझे उसके पहल कहने में संकोच होता है। या आप दवाई जब कोई देने, एक गर्भवती महिला यहाँ बीमार थी, उसका यहाँ दवाई लेने गए तो क्योंकि यहाँ पुलिस सब लगी रहती है उनकी CID, तो वो रोकते हैं, कि नहीं दवाई लेने नहीं जाएगा, मर जा वहाँ अगर आंदोलन में है। जब उसको यहाँ से भेजा उसके गांव, तब वो यहाँ दवाई ले पाया, नहीं तो यहाँ उसको दवाई नहीं मिल सकती है जो यहाँ है। हमारा पानी रोक दिया गया है, हम नदी का गंदा पानी पी रहे हैं। पुलिस
यहाँ आती है, डराती है। यहाँ देखा जा रहा है कि ये छतरपुर की पुलिस आएगी तो छतरपुर के लोगों से नहीं, पन्ना के लोगों से मिलेगी और कहेगी यहाँ तो सब पन्ना के हैं, छतरपुर के लोग है नहीं हैं। और तो इस तरह से और गाली दी जाती है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मारेंगे, ईंटा मारेंगे और ऐसे करेंगे। ऐसे टीआई, तहसीलदार ये सब डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ मर भी जाओगे, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह की बातें किसी लोकतांत्रिक देश में होना, अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने ही राज्य के कानून का पालन न किया जाना मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत पीड़ा वाला है कि हमको अपने देश की ये दशा देख के बहुत दुख लगता है। ये हमारी लड़ाई सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने गांव को, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम सब चर्चा करना चाहते हैं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना से फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान, और कम से कम विस्थापितों को जो विस्थापन का कानून है उसका पालन करते हुए बिगर पुनर्वास दिए गैर कानूनी बेदखली तत्काल बंद की जानी चाहिए। आज सरकार के अत्याचार की वजह से 50,000 लोग जो अपने मकान नहीं बना पाए हैं और अपने मकान से बेदर अब किसी तरीके से इस तरह से बारिश में अपने बच्चों परिवार के साथ घूमने को मजबूर हैं। सांप काट रहे हैं कई लोगों को घर नहीं है तो भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनका सामान पूरा तितर बितर हो गया है। लोगों के सामने उनके भविष्य की चिंता, उनकी आजीविकाएं छीन ली गई। तो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और लोगों को भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकारें जो ऐसा कदम, इतना अत्याचारी कदम उठा रही हैं, हम सब उसका विरोध करें और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। तो अभी तक जो भी आप लोग कर पा रहे हैं, इस बार लग रहा है कि कुछ सकारात्मकता आ पाएगी? आपका जोश तो है, लोग सब साथ दे रहे हैं, आसपास का समाज आपके साथ है, लेकिन आशा कुछ लग पा रही है? क्योंकि पिछली बार का कुछ ऐसा हुआ कि प्रशासन ने कहा कि हम करेंगे, पता नहीं कितना किया, ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मीडिया की तरफ से तो नहीं बात पहुंच पा रही है कि क्या हुआ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था करेंगे और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मकान गिराने शुरू कर दिए, हम सब के ऊपर केस लगाने शुरू कर दिए। एक ऐसी संभावना बना दी कि कोई भी आदमी, पिछली बार हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग थे, अब वो सैकड़ों की संख्या में बचे हैं, लेकिन आवाज़ बची है, आवाज़ है और दर्द है और पहले से ज़्यादा है। और हम सब का नारा है कि न्याय दो या मार दो, और हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस ने, प्रशासन ने हटाने की बहुत कोशिश की, गांव में गुंडागिर्दी करने की कोशिश की, उससे संख्या प्रभावित हुई, लेकिन आवाज़ है इस देश में। भारत देश जो अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुका, लगातार संघर्ष करता रहा, जिनका सूरज कहीं नहीं डूबा, उनको अगर खदेड़ा है तो हम सब अपने ही देश की सरकारों को भी सही करेंगे और सुधारेंगे। इस बार कुछ है, जब हम नहीं हुआ, हम लोग नहीं हटे, नहीं डरे, तो एक छोटा सा हमारी मांग, एक सकारात्मक पहल हुई है। इसमें जो रुंज डैम और मझगांव डैम के लोग हैं और कैन बेतवा पन्ना ज़िले के लोग, क्योंकि पन्ना ज़िले के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए 202 करोड़ 50 लाख की घोषणा कल कैबिनेट में उसकी मंजूरी हो गई है और वो सैंक्शन हो गया है। और इसमें मझगांव डैम है, उसमें 108 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए उनको एक पैकेज राशि, जो उनको 5 लाख मिली थी, बहुत अन्यायपूर्ण, कानून के ही खिलाफ थी ये, है ना। कानून की धारा 107 कहती है कि कोई भी कानून में जो पैसा पैकेज है उससे कम का विकल्प सरकार नहीं दे सकती, लेकिन वो 861 का भी वो है राशि, लेकिन उससे कम इन्होंने 5 दे दी थी, जो गैर संवैधानिक है ना, कानून के ही खिलाफ है। कानून के खिलाफ कोई राज्य अपना नीति नहीं बना सकता, लेकिन पकड़ा दी थी, जो उन्होंने 7.5 और बढ़ा के 12.5 किए। और ये एक अच्छा संकेत है इन लोगों के लिए, और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं कि उन्होंने कम से कम इतनी सुध तो ली
उम्मीद है आगे और भी जो मांगे हैं उसको भी हमारे ध्यान में संघर्ष को रखेंगे। कम से कम उन्होंने वो किया। पहचान। महिलाएं खासतौर से हैं जी। अपने बच्चों के साथ, तो अगर उन्होंने, सरकार ने उस आवाज़ को सुना है तो हमको आशा है कि हमारी ज़्यादा कुछ ऐसी मांग नहीं है। हम घर के बदले घर चाहते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं, और लोगों की जो आजीविका है वो एक बड़ा सवाल है। तो ज़मीन मिल जाएगी तो आजीविका, हम अपना घर पेट अपना भर लेंगे, घर मिल जाएगा तो सिर छुपा लेंगे। तो घर तो जो कुछ हुआ ठीक है, हम लोगों ने आधे अधूरे जिसने बना लिए जो कुछ है, लेकिन हमको 3 एकड़ ज़मीन हर वयस्क को दी जाए जिससे हम अपना जीवन कर सकें। इस मांग के साथ हम यहाँ अभी कंटिन्यू हैं। बहुत सारी हमारी और भी मांगे थी, जिसमें कट ऑफ डेट 2026 है। तो अभी हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक कट ऑफ डेट 2026 कर दी जाए, और 3 एकड़ ज़मीन हर वयस्क को, खासतौर से हमारी महिलाओं के नाम से जरूर दी जाए, उनके सम्मान सशक्तिकरण के नाम से। और जो सिंचित असिंचित का भेद है, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनें सिंचित हैं लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसमें कुआं चढ़ा है लेकिन असिंचित कर दी गई क्योंकि घूस नहीं दी गई। तो सिंचित असिंचित का भेद खत्म कर देना चाहिए। और इसमें जो है 4 गुना का जो मुआवजे का सरकार ने घोषणा की है, तो वो मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि प्रभावित सभी हैं, बाद में आने वाला व्यक्ति हो चाहे पहले आने वाला व्यक्ति, इसकी आजीविका समान तरीके से प्रभावित होनी है। बिल्कुल। तो ये कानून जब से है तब से भेदभाव हो रहा था, तो सरकार ने एक फैसला दिया है, क्योंकि कानून ने तो सरकार के ऊपर छोड़ा था फैक्टर 2 वाला, और 2 गुना सॉल्यूशन 4 गुना। तो इन्होंने फैक्टर 1 कर रखा था ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि अन्यायपूर्ण था। सरकार ने अभी से निर्णय लिया, लेकिन प्रभावित तो तभी से है, तो तभी से इन्हें अपनी इनमें 4 गुना देना चाहिए, और ये इनके लिए न्यायकारी होगा, और इनका जीवन आजीविका, गांव तो छीन ही गया है, इनके फॉरेस्ट राइट्स को कहीं लिया नहीं गया। इनकी जो परमिशनें हैं इसमें ही ये दिक्कतें हैं कि इनके फॉरेस्ट राइट का उल्लंघन हुआ है, और इसलिए इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो परमिशन दी गई है वो भी इनकी उचित नहीं है। तो ये खासतौर से कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, ये कानून का उल्लंघन करते हुए, गैर कानूनी तरीके से लोगों का शोषण करते हुए, लोगों का अत्याचार करते हुए, जबरन लोगों की बेदखली करते हुए आगे बढ़ रही है। एक अन्यायकारी परियोजना है, पर्यावरणीय विनाश। अभी ये मूल रूप से जो स्टेटस है लोगों का, वो आदिवासी ही हैं सारे या नॉन आदिवासी? मोस्टली आदिवासी। मोस्टली आदिवासी, आदिवासी, मोस्टली महिलाएं, और वो भी मोस्टली महिलाएं हैं। और केस पुरुषों के ऊपर लगा दिए जाते हैं, बहुत पुरुषों का दमन किया गया। तो अब पुरुषों के अंदर उतना साहस नहीं कर पा रहे हैं जितना महिलाएं साहस के साथ सामने आ रही हैं। वो आएंगे तो पुरुष भी आएंगे ही, वो आएंगे तो एक और नई ऊर्जा आएगी। हाँ, लेकिन महिलाओं के साहस का भी जो है कोई तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सब आप लोग की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि जब तक कुछ हो नहीं जाए आप लोग भी आगे बढ़ते रहे, और हमारे जैसे जो लोग दूर दराज में हैं हम लोग भी इसके साथ हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, बट जैसे पता चल रहा है तो आए या ना आए, लेकिन आपके साथ हैं लोग। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अभी मैं आ रहा था तो जो रास्ते हैं, जैसे गांव है, मुझे लग रहा है कि मुझे यदि खुद के घर से हटा दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो आप लोगों के पास तो और भी ज़्यादा विकट समस्याएं हैं। ये देखो बेचारे लोग, अब ये ठीक है, अपन यहाँ बैठे अब यही सो रहे हैं बेचारे। ये देखो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखो कि ये सब जो है, ये सब रात भर रहता ही है, ये सब पूरा जो है, ये सब है। ये देख सकते हैं, ये बिच्छू, सांप, सरदार ऐसे अपने ये पूरा इलाका। मकान का पैसा भी नहीं मिला, अम्मा की बता रही हैं, और मकान का पैसा भी नहीं मिला अभी तक। वो देखो आप, छोटे छोटे से बच्चे लेके मैं, हाँ सही बात है, वो देख सकते हैं।
ये सरकार के पास दो ऐसे फ्रेज हैं, एक कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ कि सबका मिला जुला, और एक कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो क्या आपको लगता है, और एक है कि विकसित भारत की परिकल्पना की गई 2047 तक, तो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, जहाँ इन लोगों का साथ भी है, इनके विचार भी चूँकि आपकी बातों में शामिल है, तो क्या लगता है कि 2047 का विकसित भारत इस तरीके से कैसे संभव है? कुछ मैं ये देख रहा हूँ पूरे देश में कि आदिवासियों को और किसानों को उनकी जड़ों से उखाड़ा जा रहा है। इनका जो कौशल्य था, इनकी जो स्किल थी, हम शिक्षित लोग या किताबी ज्ञान वाले लोग अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन शिक्षा तो एक पेड़ पे चढ़ना भी अपने आप में एजुकेशन है, तैरना आना भी अपने आप में एजुकेशन है, शहद तोड़ना, और उस कौशल्य पे, क्योंकि उनके अंदर वो सदियों से वो कौशल्य विकसित हुआ, और उस कौशल्य से उनको अलग कर देना, उनका आपने जिसे मछली से पानी छीन लेना, आदिवासी से उसका जंगल छीन लेना, ट्राइबल और टाइगर दोनों एक साथ सुरक्षित थे। यहाँ ट्राइबल को भी उजाड़ रहे हैं और टाइगर को भी उजाड़ रहे हैं। ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे तेजी से विकसित होता हुआ टाइगर रिजर्व है। 2009 में यहाँ पे सारे टाइगर खत्म हो गए थे, एक भी टाइगर नहीं था। तब से वहाँ बढ़ते बढ़ते आप ये देखिए आज जो है ये संख्या 100+ है। अच्छा, ये पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, और जो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा चौपट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की आजीविका, रोजगार, जो आदिवासी आप उसको उजाड़ दिया, आपने एक राशि दे दिया, आपने उसको पैसा दे दिया, पैसे का प्रबंधन उसको आता नहीं, पैसा भी आधा अधूरा दिया, बहुत सारा पैसा दलाल खा गए, बहुत सारा पैसा सरकार ने ही खा लिया, बहुत सारा पैसा जो है वो उनका खुद का प्रबंधन नहीं था, उन्होंने ज़मीन खरीदी, कहीं ज़मीन सरकार, ज़्यादातर लोगों के पास आधा पौना पैसा आया, सरकारी ज़मीन है, और ऐसे किसी ने बेच दी इनको सस्ते में, और अब इन्होंने मकान बना लिया। कल के दिन इनका मकान एक तरह से अवैध है। सरकार भी जो है इनको आने पाने में इधर उधर बसाने के चक्कर में इधर उधर कोई भी जगह बता दे रही है, यहाँ आप बस जाओ, उस जगह पे कोई और कब्जा की है, वो आपस में लड़ाई कर रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इनको नहीं बसाया गया। आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के मकान तो तोड़े जा चुके हैं, लोगों की खेती की ज़मीनें भी छीन ली, कई लोगों को तो उनका तो ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं है कि उनकी ज़मीन इस परियोजना में जा रही है, लेकिन उनकी ज़मीनें वन विभाग द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर ली गई हैं, और उनके पास आजीविका का एकमात्र साधन खेती था, लेकिन वो खेती भी छीन ली। और अब वो क्या करें क्या ना करें, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा बहुत दयनीय स्थिति में है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूल, कल परसों यहाँ आए लोग और बैठे, तो इनमें से कई लोग हैं यानी गांव में स्कूल तोड़ दिया गया है, जबकि गांव के लोग कहीं रह रहे हैं, और स्कूल इनके तोड़ दिए गए। स्कूल में मास्टरों को, इन सबको ये इंस्ट्रक्शन की बच्चों के नाम कहीं और कहाँ लिखा दें। अरे माता पिता वहीं रह रहे हैं, पन्ना के साथों गांव उजाड़ दिए, वो लोग कहीं और रह रहे हैं तारा गांव में, वहाँ ना स्कूल है, ना वहाँ आंगनबाड़ी है, ना कुछ है। बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास, बिना शिक्षा, बिना स्कूल, बगैर आंगनबाड़ी, बिना कानून, बिना संविधान कैसे संभव है? बिना लोगों का कंसर्न लिए, लोगों को जानवर से भी बदतर समझते हुए, धकियाते हुए कैसे भारत की कल्पना? मुझे तो किसी तरह का भारत, मतलब मैं अंग्रेज़ों के समय में भी देखता था कि अंग्रेज राजाओं या मुग़ल के समय में या और पहले के समय में जब राजाओं में आपस में एम्पायर के लिए लड़ाई होती थी, किसी ने, मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी ने गरीबों के, आदिवासियों के झोपड़े मिटाए होंगे। मुझे कहीं ऐसा संदर्भ नहीं मिलता कि मोहम्मद गौरी भी अगर यहाँ आया तो वो गरीबों के, आदिवासियों के झोपड़े मिटाता हुआ गया, या कोई ऐसा संदर्भ नहीं मिलता कि राजाओं की आपस की लड़ाई में भी उन्होंने कभी गरीबों के झोपड़े इस तरह से उजाड़े हैं, या अंग्रेज़ों ने भी कभी इस तरह से आदिवासियों के, गरीबों के झोपड़े इस तरह से लोग रह रहे हों, उजाड़े हों। मुझे ऐसा संदर्भ नहीं मिलता। लेकिन जब मैं ऐसा खुद देखता हूँ, खुद समझता हूँ, तब मेरे सामने अपनी जान देकर भी अपने देश के संविधान को, अपनी देश की मूल आत्मा और
हमारे देश के जो शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, जिस सपने के साथ, उस सपने का भारत विखंडित होते दिखता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जैसे युवाओं को, मेरे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी जान की परवाह, केसों की परवाह ना करते हुए इस लोगों की, जिन लोगों के पास कोई अपनी आवाज़ नहीं है, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, जो हम सब की तरफ सरकार को अपना माई बाप मानते हैं कि सरकार ही हमको पाल रही है, सरकार ही हमको दे रही है, सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रहे, तो ये सब किसी और दिशा में जाएं। इससे अच्छा है कि हम सब एक अहिंसक तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सब एक साथ उठाएं, क्योंकि लोगों के मन में कई तरह के विचार आते हैं जब उनके साथ अत्याचार होता है। कुछ तो सह जाते हैं और कुछ हिंसात्मक प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहते हैं, जो देश के लिए खतरनाक होती है। ये 50,000 अशांत लोग पूरे चारों तरफ फैल रहे हैं और इस क्षेत्र में एक अशांति, और इस क्षेत्र में कई क्राइम बढ़ेंगे, कई तरह की इलीगल गतिविधियां बढ़ेंगी। सरकारें उस तरफ नहीं सोच रही हैं, हमारे नेता उस तरफ नहीं सोच रहे हैं। जो विपक्ष में बैठे हुए नेता भी हैं, वो भी जब भीड़ बढ़ जाती है तो फ़ोटो खिंचाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उस तरफ उनका भी ध्यान नहीं है। अपने लोगों को के प्रति लोकतंत्र एक व्यवस्था में हमारी सरकारें इस तरह से तानाशाह हो सकती हैं, इस तरह से दमनकारी हो सकती हैं, इस तरह से उदासीन हो सकती हैं। ये देख के दुख होता है और दिन प्रतिदिन मतलब ये दुख बढ़ता और उनका दमन, ये सब देख के बहुत बुरा ही लगता है। तो कुल आपने जैसे बताया 22 गांव है ना जो इससे प्रभावित हुए हैं? केन बेतवा में प्रभावित, अन्य परियोजनाओं में और अलग लोग हैं जो प्रभावित हैं। मझगांव डैम है ना, जिसमें 3 गांव मुख्यतः प्रभावित हैं, वैसे आंशिक रूप से 8 गांव प्रभावित हैं। रुंज डैम है जिसमें एक बड़ा गांव कुछ पूर्वा है, जैसे पर एक गांव मान सकते हैं वो। नेगवा है जिसमें 4 गांव प्रभावित हैं। इसमें NTPC है जिसमें उसमें भी 3 गांव प्रभावित हैं, है ना। इस तरह से लगभग प्रभावित हैं। और आंशिक रूप से ये कैन बेतवा में 54 गाँव और आ रहे हैं नहर में, और कई गांव की सरकारी ज़मीनें जिसमें वो उनकी ज़मीन है लेकिन सरकार अपनी बता के ले रही है, 4-5 ये। इस तरह से लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा गांव हैं जो प्रभावित हैं। जैसे सरकार इस परियोजना के बहुत फ़ायदे भी बता रही है, जैसे शुरू में आपने ही बोला कि लगभग 100 मैं पढ़ रहा था कहीं कि 130 मेगावाट के लगभग बिजली आएगी और 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा, और पता नहीं कितने 10-10.5 लाख हेक्टेयर जो, तो ये सारे फ़ायदे और इसको विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। और अक्सर होता है कि जब भी विकास होगा तो कुछ पर्यावरण का ह्रास होगा, ये बात भी लोग अब मान के चलते हैं। अब शहरों में भी मेट्रो बने या कुछ बने, पेड़ कटते हैं। तो जो सरकारी अवधारणा है विकास की, तो उसमें क्या किस तरीके से विसंगति आप देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि हाँ कुछ नुकसान होता है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम देख लें कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। पता चला आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली परियोजना ये दिख रही है। इस पे चर्चा हो जाए ना, क्या दिक्कत है? हो सकता हम मुगालते में हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा तर्क ही तर्क है और बाकी सब कुतर्क हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपना, सरकार अपना तर्क रख ले, हम सब जो पर्यावरण के लोग हैं, हम सब जो इस डाटे की बात कर रहे हैं, तो वो अपना तर्क रख ले, हम सब मिलके तय कर लें। हम सब इस देश के लिए ही है, सरकार भी इस देश का ही भला चाहती, बुंदेलखंड को पानी देना चाहती है। हम सब भी बुंदेलखंड वाले ही लोग हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, पानी मांग रहे हैं। तो हम सब ये कह रहे हैं कि अगर ये पेड़ काट दिए तो फिर हमारे यहाँ बारिश और जलवायु परिवर्तन और तीखा हो जाएगा, गर्मी और बढ़ेगी। बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाने वाले ये जंगल अगर आप हमसे छीन लेंगे तो इसका प्रभाव पूरे बुंदेलखंड और देश में निश्चित रूप से पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप कैन में उतना पानी नहीं है और ये बुंदेलखंड को पानी देने की परियोजना नहीं है, ये बुंदेलखंड से पानी ले जाने की परियोजना है। और इसका विकल्प भी तो है ना। अगर विकल्प नहीं हो, देखिए जब विकल्प मौजूद है, अगर सांप भी मर रहा है, लाठी नहीं टूट रही है, तो आप क्यों लाठी तोड़ना चाह रहे हो? और सांप को भी जो मतलब मैं तो सांप के मारने के भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल वाली बात मैंने कही। तो
इस तरह से हमारी जो, अगर आप वास्तव में पानी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो परियोजना है वो किशनगढ़ जहां हम बैठे हैं इसके ही सबसे बड़े गांव जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं और यही बांध बन रहा है। ये एक हमारे छतरपुर जिले का सबसे सूखे क्षेत्रों में से है। इसे पानी आप नहीं दे रहे हैं, दिया तरे अंधारा, इसे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है। बक्सवाहा हमारा सबसे सूखा क्षेत्र है छतरपुर जिले का, बक्सवाहा को पानी नहीं मिल रहा है कैन बेतवा से। पन्ना जिले का कल्दा क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र है, पन्ना जिले के कल्दा क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है। दमोह जिले के भी सूखे क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा, फिर पानी दे तो कैसे? फिर पानी किसे? बड़े बांध की दिक्कत ही यही है। एक बड़ी परियोजना है, विदेशों में, कई देशों में आप देखिए अब बड़ी परियोजना से हट गए हैं, अब तो लोग छोटे छोटे डैम्स की बात तोड़ी जा रही है परियोजनाएं। बात सही है, तो छोटे डैम्स बन रहे हैं, छोटे डैम्स बन रहे हैं और डैम जो है वो जल का समाधान करने में सक्षम नहीं है। इस बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा जो डैम है, बड़े बड़े डैम हैं, वो ललितपुर में है, लेकिन पूरा ललितपुर सिंचित नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ पे 42% से ज़्यादा भूमि असिंचित पड़ी है। तो डैम्स की जगह बुंदेलखंड जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। हमारे पुरखों ने इसका समाधान खोजा है, आज भी खड़े हैं तालाब। अनुपम मिश्र की किताब में लिखा हुआ है कितने तालाब बुंदेलखंड में बने। अगर उन तालाबों का जीर्णोद्धार कर दिया जाए, इस कैन नदी में 119 छोटी परियोजनाएं हैं, 9 मध्यम परियोजनाएं, 2 बड़ी परियोजनाएं हैं। उन परियोजनाओं के अपने वास्तविक स्वरूप में ला दिया जाए, वो जो इतना कह रही हैं उतना नहीं दे पा रही हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी सी तालाब, छोटे छोटे से डैम, स्टॉप डैम, ये सब जो नाले, बारिश जो अविरल नदियाँ थी वो बरसाती नाले में बदल गई, उनको फिर से प्रयास किए जाएं। जन सहभागिता, इससे जनता की एक अवेयरनेस भी आएगी, मनरेगा मजदूरों को गांव की आपकी मजदूरी भी मिलेगी और बिना किसी पर्यावरणीय विनाश के हम उन वास्तविक लोगों तक और स्थायी रूप से पानी दे पाएंगे, है ना। तो जब हमारे पास विकल्प है जो सस्ता है, सरल है, सुलभ है, उसमें कम प्रयास करना है और ज़्यादा तक हम ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, तो उस रास्ते पे क्यों नहीं जाया जा रहा, मुझे ये समझ से परे है। क्यों बुंदेलखंड को उसका विनाशकारी और कई लोगों के खून से सना हुआ पानी ही क्यों दिया जा रहा है? क्यों लोगों को इस तरह से गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया जा रहा है? बिगर मुआवजे दिए घर तोड़े जा रहे हैं, दलालों की चांदी है, जो अपात्र लोग हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है, जो पात्र हैं उनका शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का विशेष तौर से भयंकर तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनके सब कुछ छीना जा रहा है। तो ये एक अच्छा दृश्य नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक या किसी भी तरह की देश के लिए, किसी भी तरह की मानव सभ्यता के लिए।